इसके अंदर प्रकाशीय तंतु की बातें कर रहे थे। प्रकाशीय तंतु में अपन ने इसकी परिभाषा जान ली थी कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु है क्या। मैंने इसमें बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित ऐसी प्रकाशीय युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को टेढ़े मेढ़े मार्ग से दूरस्थ स्थानों तक बिना किसी ऊर्जा हानि के संचरित किया जा सकता है, उसे ही प्रकाशीय तंतु कहते हैं। फिर अब अपन इसकी बात करते हैं इसकी रचना की। देखो बुक के अंदर इसको पूरे को एक साथ डिस्क्राइब किया हुआ है, अपन इसे पॉइंटों में बांट बांट के डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी रचना या बनावट, फिर उसकी कार्यविधि और उसके पश्चात फिर अपन लिखेंगे इसके उपयोग, ताकि टू द पॉइंट जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, उपयोग पूछे जाए तो अपन उपयोग लिख देंगे। अगर इसकी कार्यविधि जानकारी चाहें तो अपन कार्यविधि लिख देंगे, अगर बनावट की कहेंगे तो बनावट के बारे में अपन इसे बता देंगे। तो देखिए मैंने इसकी परिभाषा बता दी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी प्रकाशीय युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को बिना किसी ऊर्जा हानि के दूरस्थ स्थानों तक संचरित किया जा सकता है, वही प्रकाशीय तंतु है। इसकी अगर बनावट की देखें अपन बात, तो इसकी बनावट में क्या है, 1 माइक्रोमीटर मोटाई का पतला कांच का बना हुआ होता है, जिसके अंदर कांच की 2 परतें या 2 लेयर होती हैं। इसमें से जो बाहर वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है क्लैडिंग लेयर या अधिपट्टन। क्लैडिंग लेयर या अधिपट्टन कहा जाता है, जबकि भीतरी परत को क्रोड या कोर कहा जाता है। इसके अंदर जो भीतर वाली परत है उसका अपवर्तनांक बाहर वाली परत के सापेक्ष अधिक होता है, या यूं कह सकते हैं बाहर वाली परत का अपवर्तनांक भीतर वाली परत के सापेक्ष कम होता है। यानी जो क्रोड वाला जो भाग है वो सघन माध्यम की भांति व्यवहार करता है, जबकि क्लैडिंग लेयर वाला भाग विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। देखें इसमें ये जो बाहर वाली परत है इसका नाम है क्लैडिंग लेयर और भीतर वाली परत है इसका नाम है क्रोड या कोर। इसमें फिर मैंने इसकी बनावट के बारे में आपको बता दिया कि 2 से बना हुआ है। फिर अपन इसकी कार्यविधि की बातें करें तो देखो जैसे ही इसके अंदर प्रकाश की किरण किसी कोण के ऊपर ये आपतित हो रही है और जब ये कोण आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है और अपन क्या देखते हैं कि प्रकाश की किरण यहाँ इसके ऊपर आ रही है क्रोड के ऊपर, जिसका अपवर्तनांक क्लैडिंग लेयर के अपवर्तनांक से ज्यादा है। जब ये प्रकाश की किरण क्रोड के ऊपर आती है और इससे माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अर्थात ये पुनः इस तरह से आएगी और यहाँ से भी वही क्रिया होगी और अंततः ये प्रकाश की किरण इससे निर्गत होगी। जो निर्गत प्रकाश की किरण होगी उसमें ऊर्जा हानि नगण्य होगी, उसकी तीव्रता में बहुत कम या नगण्य कमी आएगी। तो अब देखिए इसकी बनावट रचना। ये शुद्ध कांच का 1 माइक्रोमीटर त्रिज्या की कोटि का एक पतला तंतु होता है, एक तंतु है बिल्कुल पतला, 1 माइक्रोमीटर त्रिज्या की कोटि का, जिसमें अलग अलग अपवर्तनांक वाले 2 भाग होते हैं। एक भाग बाहर वाला हो गया, एक भाग भीतर वाला हो गया। एक आंतरिक भाग जिसे क्रोड या कोर कुछ भी कह सकते हैं आप कहते हैं, तथा इसके बाहर वाला भाग आच्छद या अधिपट्टन, बाहर वाला भाग आच्छद या अधिपट्टन अथवा इसे ही कहते हैं क्लैडिंग लेयर कहलाता है। इसमें से क्रोड का अपवर्तनांक अधिपट्टन के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, यानी भीतर वाली परत का अपवर्तनांक ज्यादा है और बाहर वाली परत का अपवर्तनांक कम है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं क्रोड सघन माध्यम की भांति जबकि क्लैडिंग लेयर विरल माध्यम की भांति व्यवहार करती है। फिर आप देखें इसकी कार्यविधि। जब कोई प्रकाश किरण चित्रानुसार तंतु में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान न्यून कोण होता है। जब इसमें प्रवेश कर रही है उस समय आपतन कोण का मान न्यून कोण है, लेकिन पृथककारी तल के रूप में यहां जगह आएगी जब देखेगा तो आपतन कोण का मान न्यून कोण होता है, परंतु अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। परंतु अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, क्योंकि क्रोड का अपवर्तनांक क्लैडिंग लेयर से अधिक होने के कारण
क्रोड का अपवर्तनांक क्लैडिंग लेयर से अधिक होने के कारण जब प्रकाश किरण क्रोड का मतलब सघन माध्यम से क्लैडिंग लेयर यानी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटने के कारण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का संचरण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है। अब अपन इसके उपयोगों की बात करें उससे पहले एक चीज और आप जान लें कि मैंने लास्ट लाइन कहा है, इस प्रकार प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का संचरण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा हो जाता है बिना किसी ऊर्जा हानि के। और ये पूरी जो व्यवस्था होती है ये जो कांच की है एक प्लास्टिक के कवर में कवर कर दी जाती है। अब अपन इसकी बातें करें इसके उपयोगों की कि प्रकाशीय तंतु का उपयोग क्या है। सबसे पहला उपयोग तो इसकी परिभाषा में आ गया कि प्रकाशीय संकेतों को दूरस्थ स्थानों तक भेजने में अर्थात उनके संप्रेषण में या उनके अभिग्रहण में उनको प्राप्त करने में होता है। दूसरा उपयोग अपन इसका देखें तो वो होता है लाइट पाइप के रूप में शरीर के आंतरिक भागों जैसे आमाशय, ग्रेसिका इत्यादि की जांच करने में इसका उपयोग होता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोस्कोपी। अर्थात एंडोस्कोपी में प्रकाशीय तंतु का उपयोग होता है। तीसरा उपयोग है इसका सजावटी लैंपों में। तो देखिए देखिए अपन इसके उपयोगों की बातें करें। उपयोग क्या क्या है, यूजेस कहाँ कहाँ ये काम आ रही है। तो देखिए अपन ने क्या क्या जान लिया, इसका सिद्धांत जान लिया कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। परिभाषा अपन ने इसकी जान ली है, इसकी रचना या बनावट को जान लिया है, कार्य विधि को समझ लिया है। अब इसके उपयोगों की बातें कर रहे हैं। उपयोग में नंबर 1 पहला उपयोग है प्रकाशीय संकेतों के दूरस्थ स्थानों तक संप्रेषण में। तो पहला उपयोग हुआ प्रकाशीय संकेतों यानी लाइट सिग्नल्स के दूरस्थ स्थानों तक संप्रेषण में। दूसरे उपयोग की बात करें, शरीर के आंतरिक अंगों जैसे आमाशय, ग्रेसिका, शरीर के आंतरिक अंगों जैसे आमाशय, ग्रेसिका इत्यादि के दृश्य अवलोकन हेतु लाइट पाइप के रूप में अर्थात एंडोस्कोपी में शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने की ये जो प्रक्रिया है इसे एंडोस्कोपी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आमाशय है,
आमाशय में अधिक एसिडिटी के कारण अल्सर हो गए, उस अल्सर की जांच करने के लिए डॉक्टर एक मुंह के माध्यम से एक पाइप को एंटर कराता है आमाशय में और उसके अंदर के दृश्य को वो बाहर देख लेता है कि अल्सर, छाले या घाव हैं वो कितने हैं, उसकी जांच करने में ये काम आता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी के रूप में भी प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। तो देखिए दूसरा उपयोग क्या जाना, शरीर के आंतरिक अंगों जैसे आमाशय, ग्रेशिका इत्यादि के दृश्य अवलोकन हेतु लाइट पाइप के रूप में अर्थात एंडोस्कोपी में इसका उपयोग होता है। तीसरा उपयोग अपन इसका जाने तो वो है सजावटी लैंपों में। सजावटी लैंपों में क्या है, प्लास्टिक के तंतु होते हैं। जैसे ही उसमें लाइट ऑन की जाती है तो प्रकाशीय तंतु के किनारों पर प्रकाश बारीक बारीक बूंद के रूप में चमकते हुए प्रतीत होते हैं और वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस प्रकार अपन ने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ अपना इसमें कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या देखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध क्या है ये अपन ने जान लिया। उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को जान लिया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित दैनिक जीवन में जो घटनाएं हैं जैसे मरीचिका, हीरे का चमकना, ये अपन ने जान लिया। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं वो अपन ने जान ली थी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या है वो भी अपन ने जाने, जिसमें एक अपन ने अनुप्रयोग पढ़ा पूर्ण परावर्तक प्रिज्म या जिसे कहते हैं पोरोप्रिज्म, जो कि अपने राजस्थान बोर्ड की बुक का सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अपन ने एक्स्ट्रा के रूप में थोड़ा सा उसे जान लिया है क्योंकि एनसीईआरटी बुक के सिलेबस का वो पार्ट है। फिर अपन ने पढ़ा है प्रकाशीय तंतु, जिसको कि अपन ने कई रूपों में जाना है। कैसे, उसकी परिभाषा के रूप में उसे जाना कि ये है क्या, फिर इसकी बनावट आपने जानी, फिर उसकी कार्यविधि भी जानी और फिर अपन ने लिख लिए उसके उपयोग। फिर अब अपन नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। देखिए गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होता क्या है, किसे अपन गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यदि किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार हो, किसी भी पारदर्शी माध्यम हो सकता है, चाहे कांच हो या प्लास्टिक हो, किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार हो तो उस पृष्ठ को गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या बताया मैंने, किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ, किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार हो तो उसे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए गोलीय अपवर्तक पृष्ठ क्या हुआ, किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलीय हो तो उसे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ यदि किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलीय हो तो उसे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के, पहला होगा उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, दूसरा होगा अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। अगर उत्तल भाग विरल माध्यम की ओर है तब इसे कहेंगे उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, और अगर अवतल भाग विरल माध्यम की ओर है तो इसे कहेंगे अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला प्रकार है उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ।
उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। देखिए मैंने दो प्रकार कौन से बताए, पहला है उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, दूसरा है अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से मतलब होता है वह गोलीय पृष्ठ जो विरल माध्यम की ओर उत्तल होता है, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, और जो विरल माध्यम की ओर अवतल होता है वो कहलाता है अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। तो देखिए उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ वह गोलीय पृष्ठ जो विरल माध्यम की ओर की ओर उत्तल होता है, वह गोलीय पृष्ठ जो विरल माध्यम की ओर उत्तल होता है, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो पहला हो गया है उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। दूसरा होगा अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। उसमें क्या होगा, परिभाषा में वह गोलीय पृष्ठ जो विरल माध्यम की ओर कैसा हो, अवतल होता है। तो देखिए नंबर सेकेंड, अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। नंबर सेकेंड, अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, क्या परिभाषा बनेगी, वह गोलीय पृष्ठ जो विरल माध्यम की ओर अवतल होता है, अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए इसी को सेम कॉपी कर दें, वह गोलीय पृष्ठ जो विरल माध्यम की ओर अवतल होता है, वह गोलीय पृष्ठ जो विरल माध्यम की ओर अवतल होता है, अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए, अब इससे संबंधित अपन डेरिवेशनों की बातें करेंगे, तो वहां आप जान लें अपनी जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है या एनसीईआरटी की जो बुक है, दोनों ही बुकों में इसकी डेरिवेशन केवल एक ही दे रखी है और वह है उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। क्योंकि सूत्र दोनों के लिए एक ही आता है, इसलिए अलग अलग डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तल और अवतल दोनों के लिए वो सूत्र क्या है, मान्य है। तो इसमें भी फिर दो स्थितियां आती है। देखो इसमें डेरिवेशन में कितनी स्थितियां आती हैं, जैसे पहले मैं कह रहा हूं उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, ये इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि बाहर का माध्यम अगर वायु है और ये कांच है, मैंने ये मान लिया कि बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और इस कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है, और अगर स्थिति ऐसी है कि μ2 इज μ1 है, एक स्थिति ये पॉसिबल है। दूसरा अगर मैं अवतल के देखूं तो अवतल में ये इस तरह से स्थिति है, ये इसका अपवर्तनांक μ2 है और इसका अपवर्तनांक μ1 है। अब देखिए कितने केस अपने पास इसमें पॉसिबल है। पहला, पृष्ठ उत्तल हो, दूसरा केस अवतल हो। फिर उत्तल में भी अपने पास संभावना क्या है, यहाँ पर तो क्या है μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 भी हो सकता है।
ठीक इसी प्रकार इसमें भी संभव है कि μ1, जैसे अपन केस ले रहे हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो, तो उसके लिए भी डेरिवेशन की जा सकती है। प्रतिबिंब काल्पनिक भी बन सकता है और प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है, यानी इस तरह से इसकी कई डेरिवेशंस होती हैं, लेकिन अपनी बुक्स के अंदर एक ही डेरिवेशन दे रखी है और वह है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। लेकिन जो सूत्र इससे प्राप्त होता है वो सभी प्रकार के गोलीय पृष्ठों के लिए मान्य है, इसलिए अपन अपनी पाठ्य पुस्तक वाली डेरिवेशन है उसी को फॉलो करते हैं। तो देखिए तो देखिए अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो डेरिवेशन दी हुई है वो है उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन, और वो भी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो उसी डेरिवेशन को अपन करते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। और इसमें भी अपवर्तक जो पृष्ठ ले रहे हैं वो है उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि यही अपने सिलेबस में दिया हुआ है। उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। देखिए मैंने हेडिंग क्या ली है, सबसे पहले गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। अगर इस नाम से क्वेश्चन आता है तो भी अपन को यही डेरिवेशन करनी है, और स्पेशलाइज कह के उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कह दे तो भी डेरिवेशन यही करनी है, क्योंकि अपने सिलेबस में दी हुई उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से है डेरिवेशन, इसलिए यही पूछी जाएगी। अब इसमें भी अपन डेरिवेशन करें तो इसमें भी दो अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं कि प्रतिबिंब आभासी है या प्रतिबिंब वास्तविक है। तो देखिए इसमें भी आप बात कर लें वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ये वाली डेरिवेशन अपन करेंगे। तो वैसे हेडिंग में अगर ये है या ये है, आपको डेरिवेशन एक ही करनी है। मुख्य रूप से गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन अपन पढ़ रहे हैं, और उसमें भी पढ़ रहे हैं उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से ने कि अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से, और उसमें भी अपन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पढ़ रहे हैं ने कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो देखिए किस प्रकार से अपन इसकी डेरिवेशन करते हैं। मैंने ये मान लिया कोई एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जो कि उत्तल है। यहाँ अगर मैं इसे देखता हूँ तो देखिए ये इसका अपवर्तक पृष्ठ मैंने ले लिया है XY। अपवर्तक पृष्ठ इसका क्या है, XY है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक है μ2 और बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक है μ1। तो ध्यान दें इसके पदार्थ का अपवर्तनांक है μ2 और इसके बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक है μ1, और कंडीशन ये है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इस कंडीशन के लिए अपन इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो देखिएगा मैंने ये ले लिया कि यहाँ पर ये कोई एक बिंब रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है बिंदु O पर, इससे ये कोई प्रकाश की किरण ये चल रही है।
बिंदु O के ऊपर कोई बिंब रखा हुआ है जिससे प्रकाश की किरण ये जा रही है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है। मैंने अपवर्तनांक किसका बताया, इसका ज़्यादा है, अर्थात विरल माध्यम से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अर्थात इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि प्रकाश का संचरण सरलरेखीय होता है। लेकिन इस बिंदु पर यहाँ इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन, क्योंकि माध्यम बदल गया। माध्यम बदल गया तो प्रकाश की चाल बदल जाएगी और प्रकाश की चाल बदलते ही उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन। तो यहाँ एक अभिलंब डाल दीजिए आप। ये अभिलंब आपने ले दिया है जो कि बिंदु C के ऊपर आपतित हो रहा है। अब ये प्रकाश की किरण इस अभिलंब की ओर झुकेगी। ये अभिलंब है आपके पास NC। तो ये प्रकाश की किरण यूं झुक करके, देखो विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। अगर ये वाला माध्यम सघन होता और ये विरल होता तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती, लेकिन ये विरल है और ये सघन है तो दूर हटने के बजाय अभिलंब की ओर झुकेगी। यानी ये किरण यूं जाने के बजाय इस प्रकार से झुक करके यूं आ जाएगी इस बिंदु I के ऊपर, जहां पर कि प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अगर डॉटेड लाइन से मिलाया होता तो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता, लेकिन पूर्ण लाइन से मिला हुआ है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो देखिए अपन ने क्या देखा कि XY उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, XY उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, जिस पर उसकी अक्ष पर बिंदु O पर कोई बिंब O रखा हुआ है, जहां से कोई प्रकाश की किरण ये जा रही है, क्योंकि प्रकाश सदैव बिंब से आपतित होगा। ये प्रकाश इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन इसका यहाँ क्या हो गया है, अपवर्तन हो गया है और ये झुक करके प्रकाश की किरण यहाँ आ गई है। अब देखिए इसके अंदर मैंने ये मान लिया, ये तो चलो पॉइंट नंबर A है, ये आपने पॉइंट नंबर A ले लिया है और इसको नाम देते हैं P, जो कि इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव के रूप में बन गया है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये जो कोण होगा, ये कोण कहलाएगा आपतन कोण I। फिर देखिए ये अपवर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब है, तो यहाँ अब ये जो कोण बनेगा, ये कोण होगा अपवर्तन कोण R। तो फिर देखें आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके मध्य का कोण हो गया आपतन कोण। फिर अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण ये हो गया है अपवर्तन कोण R। यहाँ इस कोण को मान लेते हैं आप अल्फा और इस कोण को मान लेते हैं बीटा और ये कोण ले लिया जाए गामा। ये अपन ने मान लिया है, ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा और ये कोण गामा आपने ले लिया है। और P से C तक की दूरी को ले लेते हैं वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। वक्रता त्रिज्या के देखो प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है, दूरियां सदैव ध्रुव से नापते हैं, तो यहाँ बिंब की जो दूरी होगी इससे वो होगी -u अगर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं तो। लेकिन वक्रता त्रिज्या जो कैपिटल R होगी वो होगी प्लस में कैपिटल R, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं अपन। भाई आपतित किरण की दिशा ये है और इसी दिशा में अपन बढ़ रहे हैं, यानी इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हो गई प्लस में v, ये दूरी भी अपने पास आएगी प्लस में v। तो ये अपन ने इस चित्र का निर्माण कर लिया। अगर ये चित्र बनाना या इसके अपवर्तन की क्रिया अगर समझ में आ जाती है तो अपना ये डेरिवेशन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाता है, जिसको मैं वापस से फिर से आपको बताता हूँ कि देखिए अपन ने किस प्रकार से इसको किया है। XY मैंने कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लिया है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। इसके बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और इसके स्वयं के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है। यहाँ ये प्रकाश की किरण यूं आ रही है, इसका अपवर्तन होता है, आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है, वक्रता त्रिज्या R है, प्रतिबिंब दूरी v है और बिंब दूरी u है। ये अपन ने मान लिया। अब अपन इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए अपन इसके बारे में, इसको मैं एक बार फिर से आपको बना के एक बार
बता दूं ताकि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए, क्योंकि अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया है तो आप इसकी डेरिवेशन को इजी कर पाओगे, अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए इसको मैं पुनः एक बार आपको फिर से बना के बताता हूँ कि अपन ने किस क्रम से इस डायग्राम को बनाया है। वो सीक्वेंस आप भी फॉलो करें कि किस किस स्टेप से। अगर आप चित्र को देख करके चित्र बनाएंगे तो इतनी आसानी से नहीं बनेगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इसे बनाते हैं तो ये चित्र बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। देखिए किस तरह से मैं वापस से बना के आपको बता रहा हूँ। इस साइड में देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ इसे। मैंने ये मान लिया ये कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका मैं नाम दे रहा हूँ x y। ये कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर बिंदु O पर कोई बिंब रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई। अपन देख रहे थे ये गोलीय अपवर्तक जो पृष्ठ है वो मैंने मान लिया x y है। यहाँ इस अक्ष पर कोई बिंब O बिंदु पर स्थित है, तो इससे जो प्रकाश की किरण जा रही है वो प्रकाश की किरण ये है। देखिए ये कोई एक प्रकाश की किरण यहाँ आती है। अगर ये प्रकाश की किरण इस स्थिति पर यहाँ पर आ रही है तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक माना था आपने μ1 और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक माना है आपने μ2, और ये अपन ने लिखा है कि μ2 इज μ1। इस स्टेप के लिए अपन इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। तो देखिए अब इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था क्योंकि इसका पथ ये था, भाई प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक इस अपवर्तनांक इसके माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना में कम है, अर्थात ये विरल माध्यम है। तो ये कैसा है? सघन माध्यम है, यानी इसका यहाँ अपवर्तन हो जाएगा और ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ इस बिंदु पर पहले तो एक आप अभिलंब डाल लीजिए। ये आपने एक अभिलंब ले लिया है n और ये आता है बिंदु C के ऊपर। अब इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक करके यूं आ जाएगी इस बिंदु के ऊपर और यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ये जो प्रतिबिंब अपने पास यहाँ बनेगा ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब। अगर ये डॉटेड लाइन के रूप में मैंने मिलाया होता तो ये प्रतिबिंब होता आभासी या काल्पनिक, लेकिन यहाँ ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए अब आगे, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का ये कोण कहलाएगा आपतन कोण I। ये है अपवर्तित किरण और यह है अभिलंब, इनके मध्य का ये कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण स्मॉल r। तो आपने स्मॉल I स्मॉल r दोनों को दर्शा दिया है। फिर आगे फिर देखिएगा, इस बिंदु को नाम देते हैं आप A और इसको नाम देते हैं P। तो देखिए गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से जो बिंब की दूरी है उस बिंब की दूरी को आप दर्शाते हैं U से। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है और इस दूरी को अपन यूं नाप रहे हैं। इसका मतलब ये विपरीत दिशा हो गई, अर्थात ये होगी ऋणात्मक। तो U का मान आ गया है इसके अंदर ऋणात्मक। लेकिन अगर इसकी वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या होगी इसकी प्लस में कैपिटल R। ये हो गई है प्लस कैपिटल R वक्रता त्रिज्या। और ये प्रतिबिंब जो दूरी है ये भी होगी प्लस में V, क्योंकि ये भी इसी दिशा में है। ये सारी राशियां आपने ले दी हैं। फिर यहीं पर देखिए ये एंगल में मान लेता हूँ अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल इसमें गामा है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों अपन ने ले लिए हैं। तो अब देखिए पहले अपन इसका डिस्क्रिप्शन लिख लें, फिर उसके बाद अपन इसकी डेरिवेशन करेंगे। माना कि कैपिटल R वक्रता त्रिज्या का
उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई है। माना कि कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या का उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक μ2, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 वे उसके बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। ये अपन ने ले लिया है। देखिए मैंने क्या कहा, माना कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या का उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 वे उसके बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। यहाँ अपन ने इसके बारे में जान लिया है। फिर देखेगा जब कोई प्रकाश की किरण बिंदु O पर, जब कोई प्रकाश की किरण बिंदु O पर स्थित बिंब से चलकर गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो उसका अपवर्तन चित्रानुसार होता है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण बिंदु O पर स्थित बिंब से चलकर गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो उसका अपवर्तन चित्रानुसार होता है। आपतन कोण I वे अपवर्तन कोण स्मॉल r है। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से बिंब की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी v है। ध्यान रखना, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से जो दूरी लेते हैं, इसका मतलब अपन ये दूरी इसके ध्रुव से लेते हैं, यानी p से दूरी मापी गई है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव से। यो भी आप कह सकते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से बिंब की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है। तो ये अपन ने सामान्य डिस्कस कर लिया। चित्र को अपन ने कैसे बनाया ये अपन ने जान लिया है। अब देखिए, इसकी डेरिवेशन की बड़ी डेरिवेशन जब होती है तो उनकी आप स्टेप्स को ध्यान रखें। और इस अध्याय के अंदर बड़ी बड़ी डेरिवेशन है, जिनमें से एक 4 नंबर की डेरिवेशन निश्चित रूप से आती है, उनको स्टेप्स के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखेंगे? सबसे पहला काम स्नेल का नियम लगेगा, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए द्वारक जब अल्प है, बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में अपन जानते हैं कि जब कोण बहुत छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होता है।
टेन थीटा का मान भी थीटा के बराबर होता है, लेकिन कोस थीटा का मान 1 होता है। एक इस सिद्धांत का इसमें अपन को उपयोग करना है। तो आपके पास स्नेल के नियम से I और R आ जाएंगे, फिर आपको I और R का मान निकालना है, यानी कि आपतन कोण I का और अपवर्तन कोण R का। इन दोनों के मान जब आपके पास आ जाएंगे, I और R के, ये मान आपके पास आएंगे। इस चित्र की ज्यामिति से आप देखेंगे तो ये मान आपके पास अल्फा, बीटा और गामा के रूप में आएंगे। अब जब ये मान आपके पास अल्फा, बीटा, गामा के रूप में आ रहे हैं, तो अब आपका काम होगा इन अल्फा, बीटा, गामा को U, V और R के रूप में बदल देना। और जब आप अल्फा, बीटा, गामा को U, V और R के रूप में बदल देंगे और जब अपन उनको व्यवस्थित करेंगे या उनको हल करेंगे, तो जो सूत्र प्राप्त होगा वह सूत्र ही गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होगा, जो कि उत्तल व अवतल दोनों ही प्रकार के पृष्ठों के लिए सत्य होगा। तो देखिए अपन अब उस डेरिवेशन करते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये अपन ने पॉइंट नोटेड कर लिए हैं कि माना कि कैपिटल R वक्रता त्रिज्या का उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ XY है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 व उसके बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। जब कोई प्रकाश की किरण बिंदु O पर स्थित बिंब से चलकर गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो उसका अपवर्तन चित्रानुसार होता है। आपतन कोण I व अपवर्तन कोण r है। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से बिंब की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी v है। चित्र में अपन देख रहे हैं u ऋणात्मक है और v कैसा है, धनात्मक है। तो देखिए मैंने डेरिवेशन की स्टेप्स आपको बताई हैं। डेरिवेशन की स्टेप्स मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले किसका उपयोग करना है आपको, स्नेल के नियम का। स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है कि दूसरे माध्यम का, भाई पहला माध्यम तो ये है, चाहे वो वायु हो या कुछ भी हो सकता है, और दूसरा माध्यम ये है, प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेशित हो रही है, यानी प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेशित हो रही है, तो इस माध्यम का इस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक देखा जाएगा, यानी कि स्नेल के नियम से μ21 यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये होगा sin I अपॉन में sin R। ये अपने पास स्नेल का नियम आ गया और इसको नाम दे दीजिए आप, समीकरण नंबर 1 आपके पास आ गई है। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या जानते हैं, μ21 उसको आप लिख सकते हैं μ2 अपॉन में μ1। अगर यहाँ बाहर माध्यम वायु नहीं है, तो अगर ये कोई अन्य दूसरा है, पदार्थ है, कोई भी द्रव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं, चूंकि μ21 इज इक्वल टू होता है μ2 अपॉन में μ1। आगे इसमें कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दूसरे माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, और यहाँ है पहले माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। μ21 इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। तो देखिए इसलिए ये समीकरण लिखी जाएगी μ2 अपॉन में μ1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। यही स्नेल के नियम को इस प्रकार भी लिखा जाता है, μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा अगर ये द्वारक इसका नगण्य है, ज़्यादा बड़ा द्वारक नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर I और R यानी कि कोण जब बहुत छोटा होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर साइन का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाता है। तो देखिएगा द्वारक
के अल्प होने पर, यानी कि कोण बहुत छोटा है, ऐसी स्थिति में अपन यूँ कह सकते हैं साइन आई लगभग बराबर आई हो जाएगा और साइन आर लगभग बराबर आर के तुल्य लिखा जाएगा। द्वारक अल्प होने पर या आई व आर के अल्प होने पर कैसे भी कह सकते हैं, तो अपन इसे यूँ भी कह सकते हैं कि द्वारक छोटा होगा तो ही कोण छोटा होगा, तो अपन यूँ भी कह सकते हैं इसी लैंग्वेज को आई व आर के अल्प होने पर। एक ही स्टेप है, किसी को भी लिख सकते हो। देखिए आई व आर के अल्प होने पर, क्योंकि जब द्वारक छोटा होगा तो आई और आर के मान भी बहुत अधिक छोटे हो जाएंगे और ऐसी स्थिति के अंदर साइन आई का मान लगभग आई होगा और साइन आर का मान लगभग आर होगा। तब देखिएगा इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हो जाएगी म्यू टू अपॉन में म्यू वन इज इक्वल टू आई अपॉन में आर, या इसे आप लिख सकते हैं म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई। एक इक्वेशन ये आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर ये 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मैंने स्टेप में यही बताया, सबसे पहले स्नेल का नियम आपको यूज़ करना है, यानी कि म्यू टू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर का इस्तेमाल करना है, जो आपने यहाँ कर लिया है। म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई। अब आपको इसमें क्या करना है, आई और आर के मान निकालने हैं। तो अब चित्र को आप गौर से देखिएगा, यहाँ आई बहिष्कोण है, आई क्या है, बहिष्कोण है, और आप जानते हैं बहिष्कोण प्रमेय को, वो प्रमेय ये है, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये यहाँ पर ये कोई बहिष्कोण डेल है, तो इस बहिष्कोण का मान इन दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसके पास वाले को आप छोड़ दीजिए। जैसे एक त्रिभुज और अपन बना लें, अगर यहाँ ये बहिष्कोण है, इसके लिए पूछा जाए इसका मान क्या होगा, तो इसको छोड़ करके इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। इसी तरीके से आप यहाँ देखें, आई एक बहिष्कोण है, तो इस बहिष्कोण आई का मान किस किस कोण के बराबर होगा। यहाँ स्टूडेंट से एग्जाम में क्या गलती हो जाती है वो मैं बताऊँ। वो यहाँ पर आई का मान जो कैलकुलेट कर लेता है, वो कर लेता है अल्फा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि वो इस त्रिभुज को यो मान लेता है, इस तरह से ओ ए आई, इस ट्राइंगल को वो यूज करता है, जबकि यहाँ पूर्णतः ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जो कोण बन रहा है अभिलंब के साथ बन रहा है, तो आपके लिए ट्राइंगल कौन सा हो गया, ओ ए सी, ये वाला ट्राइंगल है। यानी कि एक्चुअल में सही वैल्यू आई की जो आएगी, आई जो बहिष्कोण है, इसके पास वाले इस कोण को छोड़ दीजिए, इसका मान अल्फा और गामा के योग के बराबर होगा। बस यहाँ इस डेरिवेशन का टर्निंग पॉइंट यही है, क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक्स डेरिवेशन में जहाँ होती है स्टूडेंट से, वो यहाँ इस जगह होती है कि आई का मान कैलकुलेट करने में वो इसे अल्फा प्लस गामा बीटा ले लेते हैं, जबकि ये होगा अल्फा प्लस गामा, जो कि यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो आई है वो अभिलंब के साथ बना हुआ है, तो ट्राइंगल ये वाला यूज होगा, यानी ओ ए सी, अर्थात आई का मान अल्फा और गामा का क्या होगा, सम हो जाएगा। ये आई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो देखिएगा, चूंकि आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ये आपने निकाला है वैल्यू बहिष्कोण प्रमेय से, तो आई की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस गामा। एवं इसी तरह से आप फिर से देखें, अगर मैं बहिष्कोण गामा की बात करूं, अब मुझे आर का मान और निकालना है, लेकिन आर का मान निकालने के लिए मैं क्या देख रहा हूं कि बहिष्कोण गामा है। अब ये बहिष्कोण गामा इस ट्राइंगल का है, कौन सा, ए सी आई या आई सी ए, ये जो ट्राइंगल है इसका बहिष्कोण ये क्या है, गामा, और इस गामा का मान आर और बीटा का क्या होगा, सम होगा। इसके पास वाले इस एंगल को आप छोड़ दीजिए। तो देखिए, चूंकि आई प्लस अल्फा प्लस गामा बहिष्कोण प्रमेय से, एवं गामा इज इक्वल टू
तो देखिए गामा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, वही स्टेप सेम आर प्लस बीटा, वही सेम स्टेप बहिष्कोण प्रमेय से यहाँ अपने पास आया। इसी समीकरण को आप यूँ भी ले सकते हैं, यानी कि R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो यहाँ आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक तो वैल्यू आ गई है I की, कि I की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा, और R की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। I और R के ये मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखिए इसके बाद की स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखने का इसको। I वे R के, यानी कि स्मॉल I वे स्मॉल r के उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर स्मॉल आई और स्मॉल आर के उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर इन मान को अपन समीकरण 2 में रखते हैं तो आपकी समीकरण का रूप हो जाएगा μ2। फिर आर की वैल्यू देखिएगा, ये आती है गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू, फिर है μ1, फिर I की वैल्यू देखिएगा अल्फा प्लस गामा। यहाँ ये ध्यान रखना मिस्टेक नहीं हो जाए कि I की वैल्यू तो क्या रखी है अपन ने, अल्फा प्लस गामा, बिल्कुल। R की वैल्यू गामा माइनस बीटा। ये आपके पास बन गई है समीकरण नंबर 3। तो देखिए अपन ने स्टेप्स क्या देखिए। सबसे पहले मैंने तरीका क्या बताया कि आप इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से I और R आएंगे। I और R का मान अल्फा बीटा गामा के रूप में आएगा। फिर आप इस अल्फा बीटा गामा को U, V और R के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए अब आपका काम है इस गामा बीटा और अल्फा का मान U, V और R के रूप में दर्शाना। कैसे दर्शाएंगे, देखिए वही फिर बात, जब भी कोण अल्प होता है तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया था कि जब कोण बहुत छोटा है, थीटा अल्प होता है, तो साइन थीटा का मान थीटा होता है और टेन थीटा का मान भी थीटा ही होता है। ऐसी ही स्थिति यहाँ है। तो देखिए जब अल्फा बीटा गामा का मान बहुत अल्प है तो आप इसे टेन अल्फा कह दें या साइन अल्फा कह दें, दोनों का मान बराबर होगा। कोण अल्प होने पर ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ साइन लेता हूँ तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो मैं क्या देखता हूं कि लंब बटे कर्ण, लंब तो ये वाली स्थिति आ जाती है, लेकिन कर्ण ये है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो रिलेशन किसके रूप में चाहिए, आधार के रूप में, क्योंकि मुझे U है, R है और V है, दोनों आधार हैं किसी भी ट्राइंगल के। अगर ये आधार हैं तो आधार के रूप में मुझे उपयोग करना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात tan का, क्योंकि साइन के अंदर आधार नहीं आता, लंब और कर्ण आता है। और कोस की बात करें तो उसमें आधार के साथ साथ कर्ण आता है, लंब नहीं आता। अब एक चीज फिर से आप ध्यान रखें, यहाँ जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये जो AP वाला जो भाग है या ये जो वक्रता है, इस अपवर्तक जो पृष्ठ है यानी गोलीय जो अपवर्तक पृष्ठ है, इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में अपन क्या करते हैं, इस वाले भाग की वक्रता को नगण्य मानते हैं। अर्थात इसे लगभग समतल, ऐसे बिल्कुल सीधा मान लेंगे, लगभग सीधा मान लेंगे। देखो है नहीं, मान रहे हैं, यानी ये नगण्य है, जब तो कोण अल्फा बीटा ये सारे मान क्या हो गए, नगण्य हो गए। और ऐसी स्थिति के अंदर अपन फिक्स डेरिवेशन को इसी आधार पर करेंगे। तो देखिए ये अपन ने I और R के उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर इस स्टेप के बाद अपन अब बातें करते हैं। तो ये चीज फिर से ध्यान रखना, इसको कैसा मान रहे हैं अपन, सरल रेखा के रूप में, यानी कि OAP एक ट्राइंगल ये हो गया, AIP एक ट्राइंगल ये है, APC एक ट्राइंगल ये है। यानी अपन को इसको पूरी एक सरल रेखा के रूप में मान के चलना है। इस आधार पर अपन इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं क्योंकि ये नगण्य वक्रता को लेके चल रहे हैं। तो अब देखिएगा इसी में आगे
मैं देखिए यहाँ से डेरिवेशन में स्टेप यहाँ से, फिर उसके बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब इससे आगे की स्टेप में आप देखेगा अल्फा बीटा व गामा के अल्प होने पर, अल्फा बीटा व गामा के अल्प होने पर अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा tan अल्फा के। बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसा। अगर मैं इसे tan के रूप में नहीं लूँ, कोण के रूप में निकालना चाहूँ तो भी मान निकल जाएगा, लेकिन अपन बोर्ड वाली बुक को फॉलो कर रहे हैं इसलिए अपन इस विधि को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोण का मतलब चाप बटे त्रिज्या, तो भी आंसर वही आएगा। अब देखिए अल्फा बीटा और गामा के अल्प होने पर अल्फा लगभग बराबर होगा tan अल्फा, और इस tan अल्फा की वैल्यू आप देखें तो लंब बटे आधार, tan का मतलब क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब होगा आपके पास इसमें AP और इसमें आधार OP, O से P तक, जिसको आप क्या लिखेंगे -u। बिल्कुल सही है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई tan अल्फा और tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया AP अपॉन में -u। इसी प्रकार से अगर आप बीटा की बात करें तो बीटा लगभग बराबर लिखा जा सकता है tan बीटा। अब tan बीटा की वैल्यू देखिए लंब बटे आधार, लंब क्या है आधा AP और आधार क्या होगा PI, यानी कि कितना है यहाँ P से I तक का डिस्टेंस V है। फिर देखिए अब आप देखेंगे गामा की वैल्यू के रूप में, गामा लगभग हो जाएगा tan गामा। अब tan गामा का मान देखो, वही तरीका लंब बटे आधार इस ट्राइंगल के लिए, लंब क्या आ रहा है AP और आधार आ रहा है प्लस में R प्लस में है, V प्लस में है, लेकिन U किस में है, माइनस में। अब अपन ने अल्फा बीटा और गामा के मान निकाल लिए। फिर से मैं डेरिवेशन के बारे में आपको बता दूं कि डेरिवेशन बड़ी जब होती है उनकी स्टेप कैसे ध्यान रखी जाए। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसमें स्नेल का नियम अप्लाई कर रहे हैं। स्नेल के नियम से I और R आ रहा है, I और R के मान आपने बहिष्कोण प्रमेय से ज्ञात किए, उनको देखा तो आपके पास ये मान चेंज हो गए अल्फा बीटा गामा के रूप में। अल्फा बीटा गामा को फिर अपन चेंज कर रहे हैं U, V और R के रूप में। साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपन को किसकी आवश्यकता थी, आधार की, ने की, कर्ण की, इस वजह से। तो अब देखिए इसमें आगे अपन अब वैल्यू को रखते हैं